बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। ट्रंप ने मुकदमात का भी सामना किया, जेल की हवा भी खाई, कातिलाना हमले भी हुए। इस सब के बावजूद जो हैं वो वापस उन्होंने वाइट हाउस का रास्ता हमवार कर लिया। और इस सब के अंदर जो किरदार रहा वो स्विंग स्टेट्स का रहा, जिन्होंने हैरत अंगेज तौर के ऊपर 5 स्विंग स्टेट्स ऐसी थीं जिन्होंने ट्रंप का साथ दिया और काया ही पलट गई। और मजमूई तौर पे जो नताइज मंजर आम पे आए तो 277 नशिस्तें इलेक्टोरल वोट के हवाले से वो उन्होंने हासिल की और 226 कमला हैरिस जो है हासिल करने में कामयाब रहीं। लेकिन अभी मजीद नताइज आना बाकी हैं। और अगर ऐवान नुमाइंदगान की बात की जाए, सेनेट की ऐवान बाला की, तो वहाँ पर भी 51 नशिस्तों के साथ रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सर फहरिस्त आ चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर 43 नशिस्तें जो हैं वो डेमोक्रेट्स के पास हैं। कमला हैरिस की नाकामी की वजूहात क्या रहीं, डोनाल्ड जे ट्रंप की कामयाबी की बुनियादी अनासिर क्या रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ग्लोबलिज्म की जगह अमेरिकनिज्म का जो नारा प्रमोट किया गया उसके नतीजे में क्या होगा, सेहत आमा के मसाइल, गन पॉलिसी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी, बॉर्डर को सील करना, पर कैपिटा इनकम में इजाफा करना, मईशत में बेहतरी को लाना और वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट की कमी के लिए इकदाम उठाना। तो डोनाल्ड ट्रंप जब पहले दिन अपने दफ्तर में पहुंचेंगे तो जो टेबल के ऊपर एजेंडा होगा, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो कौन सा इशू होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में अगर देखें तो वो जो अभी उन्होंने विक्ट्री स्पीच की तो उसमें ये कहा कि जंगे मैं जो है उन्हें रुकवाऊंगा। माजी की जंगों और हाल की जंगों में मुख्तलिफ मंजरनामा है। माजी में उन्हें यूक्रेन वाली जंग का सामना नहीं था, रशिया के साथ अमेरिका के टर्म्स कैसे रहे सभी को मालूम है। लेकिन जाती तौर पे सदर पुतिन के साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो यूक्रेन की जंग के हवाले से क्या होगा, ताइवान के मामले के ऊपर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे, गजा वॉर के हवाले से इजराइल के साथ दिफाई मुआहदे का इख्तिताम होगा या उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी कि एक ऐसे वक्त में जब इंटरसेप्टर वॉरहेड्स और 52B बमबार तैयारे जो हैं वो मशरक़ वस्ता में तैनात कर दिए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो नए चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे, और बिलखुसूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी क्या रहेगी, और क्या इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से वो ताउन अमेरिका के साथ पाकिस्तान का जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ईरान के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, इस सब पे बातचीत की जाएगी, और पाकिस्तानी सियासत के अंदर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, और हमारी जो इलाकाई सियासत है उस पर भी बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, कामयाबी ट्रंप की अमेरिका के लिए ही, अमेरिका तक ही महदूद रहेगी या इसके असरात आप पूरी दुनिया या मशरक़ वस्ता पे डलते हुए देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या से पहले आप उदास तो नहीं है ट्रंप के जीतने से? आपके चेहरे पे उदासी थी ना, काफ़ी उदास चेहरा लग रहा है आपका। क्यों, कहाँ मेरे चहचहाने से भी आपको उदासी की उमासी हो रही है? चहचहाते उस वक्त हैं जब आप अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह आर्टिस्ट आदमी नहीं हूँ। नहीं, मैं फनकार नहीं हूँ सर। मैं नहीं, आप उससे आगे हैं, क्योंकि मुझे आज लग रहा था कि आप ट्रंप साहब के जीतने पे उदास हैं। क्यों? वैसे ही मुझे लग रहा था कि जैसे आज मैंने कई सियासी जमातों के लोगों को अपने ट्वीट डिलीट करते हुए देखा, मैंने कई सियासी जमात के लोगों को आज बिल्कुल रुख चेंज करते हुए देखा, जो कल तक कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान का ट्रंप है। तो आज उनका स्टाइल मैंने चेंज होते देखा, तो मैंने कहा शायद आपका भी कोई ऐसा है तो नहीं ना। मैं बात कर सकता, मुझे पहले से ही उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की। चले नहीं, आपको उम्मीद हर चीज़ से होती है यार, ये अच्छी बात नहीं है वैसे। नहीं, कोई पॉजिटिव रहना चाहिए, बंदा नेगेटिव क्यों सोचता है, दिमाग पे बोझ डालने की। दूसरा चीज़ था आपको उससे उम्मीद हो जानी थी, यही तो हमारा फन है, जो आपके फन की मैं तारीफ करता हूँ। नहीं, आपके फन की मैं आपको लफ्ज़ी इस्तेमाल करता जाता तो सर मैंने की समझ ले। बात यह है कि ये किस तरह हो सकता है, ये जो लोग आज, मैं काफ़ी लोगों को मैंने सुना है, उनका ये कहना था जी नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो ही नहीं सकता जी, बस नहीं फ़र्क पड़ेगा जी, वो अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, क्या सियासत में फ़र्क पड़ेगा। तो उस वक्त नहीं था जब आप कहते थे कि हमें ऑक्सीजन जो है वो अमेरिका देता है, हम तो वेंटिलेटर पे हैं, अमेरिका ना हो तो हम तो मर जाएं। तो आप नहीं कहते थे पागल है अमेरिका ना मगा रही है। ये वो अल्फाज हैं जो मोहम्मद माजे के या नहीं थे, ये मुल्क के एक वज़ीर दिफा के थे, एक वज़ीर आज़म के थे। तो उस वक्त बहुत बड़े लोग जो आज भी इक़्तिदार में बैठे हैं, अगर वो ये कहते थे कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है,
हमें ऑक्सीजन वहां से मिलती है। तो अब ये किस तरह सोच सकते हैं कि अमेरिका का इलेक्शन हो और उसके रिजल्ट आए और उस रिजल्ट के बाद खित्ते में तब्दीली ना आए, तब्दीली आए ना आए, उसके असरात ना पड़े। देखें ना, आपका क्या ख्याल है, पूरी दुनिया में ये चीज़ें नोट नहीं होती। आपने इमरान खान को, बानी तहरीक इंसाफ को कह ले, बानी तहरीक इंसाफ को आपने कहा कि यह पाकिस्तान का ट्रंप है, यही कहा, ये मैंने तो नहीं कहा, ये हमारे एक आला जुम्मेदार ने कहा ना, और ये बैनुल अक़वामी सतह पे रिपोर्ट भी हुआ। उसके बाद आप लोगों ने ट्वीट किए, फिर आपकी एक एमपीए जो है वो अपनी एक तस्वीर बड़े शौक से डालती है जो आपकी सबसे कार खास है कि जनाब वो ट्रंप की मुखालिफ उम्मीदवार की इलेक्शन कैंपेन में है, वो अपने ट्विटर पर तस्वीर डालती है। 4 साल पहले जब ट्रंप हारे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा जी मैं बाइडन की कैंपेन के हिस्सेदार बनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बात यह है, तो अब भी कुछ लोग जब अमेरिका गए तो उन्होंने जिन लॉबीज से मुलाकात की और कोशिश की कि जब वहाँ पर तो यही था ना कि ताकतवर जो हैं वो ट्रंप को नहीं जीतने देंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। क्या? बहुत कमाल हुआ। एक वहाँ फॉर्म 47 नहीं चला, ठीक है, और दूसरा वहाँ पर ट्रंप से इंतखाबी निशान नहीं वापस लिया गया। इसके बावजूद भी कि उस पर नहली लगा दी, इसके बावजूद भी कि उसको जेल में फेंका, इसके बावजूद भी कि उसे कैदी बनाया, इसके बावजूद भी कि उस पर 24 ऐसे मुकदमात बनाए जिनका दूर दूर से उनके साथ तल्लक नहीं था, लेकिन उससे इंतखाबी निशान नहीं छीना। उसके लोगों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ने की, यानी उसके लोगों को तोड़ा नहीं, उसके करीबी लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं की, वहाँ पर कोई नई जमात उसके अंदर से नहीं निकालेगी। और फिर जरा आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको माना गया, तस्लीम किया गया। इससे एक चीज़ की मिसाल बड़ी क्लियर मिलती है। ये बड़ी बात ये सर, ये किसने नोटिफाई करना है इनको? नोटिफाई वाइस प्रेसिडेंट करता है, और वाइस प्रेसिडेंट खुद कमला हैरिस है, यानी जो सदारती उम्मीदवार थी वो खुद इसकी जीत का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ा। उसके बाद आप देखें कि आज एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ चल पड़ी है, ये एक रीत चल पड़ी है, और ये मैसेज है पूरी दुनिया में कि फ़ैसला अवाम ने करना है। जो फ़ैसले इक़्तिदार के हैं ना वो अवाम ने करने हैं। इक़्तिदार के फ़ैसले अवाम के वोटों से होते हैं। इक़्तिदार के फ़ैसले बज़ोर ताकत नहीं हो सकते, बज़ोर लालच नहीं हो सकते, वफ़ादारी तब्दील करने से नहीं हो सकते। फ़ैसले जो होते हैं वो अवाम एक एक चीज़ को याद रखती है। अब अवाम ने ये नहीं देखा कि ट्रंप पर इल्ज़ाम क्या था, लगाया गया जी ये फ़लाँ औरत के साथ गलत है, इल्ज़ाम लगा ना, उसमें करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उस पर बहुत से इल्ज़ाम लगे, फसादात कराने के इल्ज़ाम लगे। मुझे तो इसी तरह लगा कि ट्रंप ना हुआ, बानी तहरीक इंसाफ हो गया। नहीं, आपको क्यों लगा सर? ये पूरी दुनिया को लगा। नहीं सर, मरियम नवाज साहिबा हमारी वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने गुफ्तगू उस वक्त की जब इमरान खान साहब इक़्तिदार बदर होने वाले थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि जो पाकिस्तान में हुआ ये उसी का रिपीट था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार को देखते हुए उसके हिमायतियों ने तशद्दुद पसंदाना इक़दामात उठाते हुए कैपिटल पे हमला किया, तो ये उसी का रिपीट था। ये सारा कुछ अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम अब किसी ऐसे बयानिए को कभी तस्लीम करती, चाहे वो बयानिया भारत के अंदर हो, चाहे वो बयानिया अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो बयानिया बरतानिया के अंदर हो। सेम बरतानिया का रिजल्ट आप देखें कि ताकतवर हारा वहां पे, मुस्तकिल इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी हारी वहां पे। भारत के अंदर मोदी जो प्लान बना के आया था, जितनी अक्सरियत लेने का सोच के आया था, वो नहीं ले सका। अमेरिका के अंदर लोग सारे तज्जियाकार, बल्कि मैं तो कई टीवी देख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद वहाँ पे बानी तहरीक इंसाफ का रिजल्ट आना है, इसलिए कि इतनी मुखालफत हो रही थी टीवी पे कि जिसने बानी तहरीक इंसाफ की आजकल पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे ये लग रहा था। तो इन सब के बावजूद अवाम जो है ना, ट्रंप की मुखालिफत, हाँ जी, टीवी चैनल सब चेक करें ना, जब ये चला कि बड़ा कांटेदार मुकाबला, केरे पास कांटेदार सी, ये मुझे बता तो देना, आप भी बैठे हुए थे ना,
आपका भी चल रहा था कांटेदार, हर टीवी कांटेदार। मुझे बताएं किस एक जगह पे ये कांटेदार हुआ, चले मुझे ये बता। तो हमने तो कांटेदार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। चलिए आपने मेहरबानी नहीं किया। हमने तो ये कहा कि वो वाज़े अक्सरियत से आगे। चले तो बाकी जो कांटेदार लाएं अभी निकाल लें, कहां पे कांटेदार था भाई? वो तो हमारे ना अदवाम उज्जत के तौर पे ही वो लफ्ज कांटेदार का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कांटेदार मुकाबले के बाद 50,000 वोटों से शिकस्त खाई। बल्कि आज बड़े बड़े अच्छे मैंने सोशल मीडिया पे देखे, मैंने लाहौर के एक MNA जिनका केस चल रहा है ना, उनकी तस्वीर देखी और साथ ट्रंप की देखी। ट्रंप जो है ना वो उसके 92,000 वोट है और उसके 1,30,000 है। तो मैं कि ये क्या लोगों ने लगाया, उन्होंने कहा इतने होंगे तो इंज होना सी। लोगों ने तो याद है लगाया कि राजा साहब आयो यार क्या ये हम नहीं कह रहे ये। मैंने वो भी देखा, वो लिखा हुआ था वो 109 तो उसको किया हुआ था 209, तो एक तरफ किया हुआ था उसे 009 कर दिया। आप इसको अप्रिशिएट करें ना कि वहां पर टेलीफोन मोबाइल सर्विस नहीं बंद हुई, वहां पर जहां पे कोई हलल आया वहां पे हाथों से गिनती खुद की गई। पेंसिल्वेनिया के अंदर एक ब्रेक देखने में आया, सारा कुछ हुआ यार। ये हमें माने, और जो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वो होगा वो होगा वो होगा वो होगा, ये कुछ नहीं होगा। आप ज़रा चंद दिन ठहर जाएं, चंद दिन ठहर जाएं। इक़्तिदार अभी इक़्तिदार उसके में थोड़ा सा टाइम है ना, इनका जो रूल्स हैं आ लेने दें, वो तो जनवरी में जाके ठीक है ना, पॉलिसियाँ बनने दें, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये सारा कुछ किस तरफ जाता है, फिर ज़रूर बताइएगा। आज किसी और की मर्ज़ी का कोई चीता होता तो कोई लंदन से जनेवा ना जाता, हम अमेरिका जाते, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बड़ी यासर है ना। लेकिन यासर सुबह से हम इलेक्शन एक बड़ी मज़ेदार ख़बर मैं देना चाह रहा हूँ यार। क्या सर? तो यार एक अली अफजल साहब, एक ही है ना, अली अफजल साई साहब, यार यंग सा लड़का है, बड़ा डिसेंट आदमी है, वकील है और अच्छे घराने से, बल्कि बहुत अच्छे घराने से। क्या हुआ यार? उसमें एक ऐसी FIR हुई है, अमेरिका में वो बैठा हुआ है। अब हुई FIR? हाँ जी, अमेरिका में बैठा हुआ है। वो तो 2-2.5 महीने से मेरे ख्याल 3 माह से अमेरिका में बैठा हुआ है। अमेरिका में बैठा हुआ है और उस पर FIR दर्ज हो रही है बिजली चोरी की जी। अच्छा, FIR की डेट जो है वो है 4 तारीख 11वां महीना 2024। उसमें वो लिखते क्या है, बड़ी मजेदार है। अब अली अफजल साई जैसा बंदा, इसकी तो मैं हलफ दे सकता हूं ये नहीं हो सकता। तो प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त है, ये FIR है, ये सामने लाए। इस पे FIR में लिख रहे हैं वो जी के SDO सब डिवीज़न नंबर 2 फेस्को चक मतलब SHO पुलिस थाना इस्लामपुर और फरद अजीम वाल रस्मतुल्लाह फला 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 के उन्होंने कहा एक ACN यानी एक जो मीटर है उसका नंबर वो दे रहे हैं कि वो मीटर का नंबर है, ये ज़ेर इस्तेमाल अली अफजल साई वल्द मोहम्मद अफजल, एड्रेस चक नंबर 133 बेपेरा के अनवान से बारे दरखास्त बुकवा सरकार मुदाखलत मसलियात किया जाता है कि बंदे को बावसूख जराए से कमाल दे जराए नहीं ताडे नहीं उन्होंने देने पता चला कि मुस्करा सारी बिजली जो कि मीटर के साथ छेड़छाड़ी करता है। और जब बंदा सारफ के मीटर को चेक करने के लिए गया, मुस्करा सारफ ने खुद यानी अली असगर साई ने मीटर बिजली चेक ना करने दिया और गालम गलोच भी किया। आप जनाब से इल्तिमास है इन पर FIR दर्ज कीजिए। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अली अफजल साई से, आपके पास जिन है? कौन सी ऐसी चीज है कि आप अमेरिका से फौरी वहां पे आगे आपने उसको रोक दिया और चेक भी नहीं करने यार? अच्छा, ये फिर वही खबर है कि आज के दिन कुछ गिरफ्तारियां भी साइयां वाला से हुई है फिर? जी वही। अच्छा, क्या कर मतलब यार कोई इंतहा होती है यार? मीटर इन्हीं के नाम पे ही है? मैं कह रहा हूँ मीटर इनके नाम पे हो या ना हो, इसको भी छोड़ दें। क्योंकि मेरी एक बार बात हुई, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरे नाम पे तो गाड़ी भी नहीं, तो मीटर कैसे हो सकता है? मैं अर्ज कर रहा, ये वही है जिस तरह हम पे भी हो गया था मीटर किसी और के नाम पर, कोई गाल नहीं। दूसरा आपका वो कहते हैं, ये वैसे बहुत बड़ा आर्ट है ये, इसका क्रेडिट आपको पंजाब पुलिस को देना चाहिए। नहीं देना चाहिए जी, मैं मीटर रीडर को भी देना चाहिए। नहीं, पंजाब पुलिस को मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कुछ कहूंगा, उसके बाद एप्लीकेशन गई ना, चलें उस मीटर रीडर को बुला के पूछो, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसे बहुत दूर तक दिखाई देता है, उसके अमेरिका तक दिखाई देता है। उन्होंने इलेक्शन नहीं पता लग गया अमेरिका तक की बने, उन्होंने पता लग गया केरी रियासत की होया, उन्हें पता लग गया कि SI अफजल
ये ने या तो ये क्रेडिट उनका है या अली अफजल सईद साहब का है, ये इतनी दूर से गुफ्तगू कर अल्लाह ही लेते हैं। हाफ़िज़ है, खुदा की कसम अफसोस होता है। दूसरा जी एक अरशद मंजूर साहब है, कैप्टन रिटायर्ड अरशद मंजूर साहब, इन्होंने राना अब्दुल रज़ाक MP हैं तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ दरखास्त दी थी। अच्छा जी। इनका कहना है जी कि मैं GOR2 बावलपुर हाउस में हैश वज़ीर हूँ और 31 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे राना अब्दुल रज़ाक नामी शख्स सफ़ेद गाड़ी में मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ और अपना तारुफ कराया कि मैं MP हूँ, और उसके बाद इन्होंने मुझे धमकियाँ दी, फलां फलां गाली गलोच दी। ये शख्स जो है ये माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में तैनात थे, सेक्रेटरी। अच्छा, खुद सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी हैं उधर, GOR के रिहायशी हैं, GOR के रहायशी हैं। सिक्योरिटी टाइट जहाँ पे होती है। जी जी बिल्कुल। और वो कहती हैं कि ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद जनाब ये सारा होने के बाद मेरे साथ ये हुआ। FIR की दरखास्त, FIR की जो दरखास्त है वो भी हमारे सामने मौजूद है। ये दरखास्त है, ये MP हैं राना अब्दुल रज़ाक, जिनके ख़िलाफ़ दी है एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन देने वाले हैं कैप्टन रिटायर्ड अरशद मंजूर साहब। अब हालात ये पैदा हो गए हुए हैं कि सरकारी अफसरान जो हैं वो कहते हैं जी हमें धमकियाँ मिल रही हैं। जो MNA हैं वो अमेरिका में बैठे होते हैं, पाकिस्तान में FIR हो जाती है। तो मुझे एक बात बताएं, गलना सही करने कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इलेक्शन का। अब आ जाते हैं दोबारा इलेक्शन की तरफ। यासर साहब इस हिस्से में सिलेक्शन के इतना ज़्यादा, मैं वो कहता गुलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैं देख रहा था एक MNA साहब, उनके भतीजे के ऊपर ये हुआ था कि ये AC उतार के ले गया और वाटर कूलर जो डिस्पेंसर नहीं होता वो उठा के ले गया। अब ये यानी इस तरह की मुकदमात भी तो हो ही रहे हैं ना सर। मैंने तो 2 FIR ऐसी देखी हैं, एक MPA पर कि जनाब उसने सब्जी वाले के पैसे नहीं दिए FIR में। ये तो सर माड़ी बात है। अच्छा, बंदा सब्जी वाले के पैसे तो दे देना वाला बंदा उन्हें पूछो कि आप सब्जी लेने नहीं गए उन्हें, वो खरापति आदमी है। मतलब FIR करानी ना आपने एक झूठी FIR कराने करा दे, आपने जो करना करा दे। इससे होगा क्या, जो भी इसे डिस्कस करेगा, जो भी इसे देखेगा तो इसे क्लियर हो जाएगा। पहले वक्तों में सर होता था कि भाईजान ये इतना बड़ा आदमी है, ये ऐसे बकरी चोरी का भैंस चोरी का, लेकिन अब तो उस पर बाकायदा तौर पर मज़हका खेस लगता है ये बात। बस ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब आप बात ये है कि किस तरह हो सकता है कि खित्ते पे असर नहीं पड़ेगा। कोई मुझे एक बंदा बता दे, कोई एक शख्स बता दे कि किस तरह हो सकता है खित्ते पे असर। अगर नहीं पड़ेगा ना सर, तो इतनी हलचल क्यों थी आज, इतने बयानात क्यों आ रहे थे आज, बार बार यही बात क्यों कह रहे थे कि जनाब तहरीक इंसाफ को इससे कोई फायदा, और नहीं फायदा तो तानू की भाई, नहीं ना फायदा तो छाड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा तेरी। जरा इस तरह आगे वजाहतें दे रहे थे कि जैसे ट्रंप ने वहां से कह दिया कि मैं फायदा दे लगा जे। आप छोड़ दें भाई, एक बात तो क्लियर है, जो हुकूमत में बैठा है हमेशा हुकूमतों के ही राब्ते होते हैं, सिफारती ताल्लुकात नहीं होता। अब पॉलिसी क्या होती है क्या नहीं होती, कितने का आप टेक्निकल है, कितनी का आप में हसूसियत है, क्या आप उसको अपने तरफ माइल कर लेते हैं या नहीं माइल कर सकते, या क्या वाकई कोई ऐसी हुकूमत आई है, एक शख्स खुद एक बड़ी मुश्किलात से निकल के आया, एक मुसीबतों से निकल के आया, वो क्यों नहीं बात करेगा? या सर वो क्यों नहीं बात करेगा कि मुझे पे भी नाअहली लग गई, मुझे भी कैद में रखा गया, मुझ पे भी औरत का इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे भी नाअहल करने की कोशिश की गई, मुझ पर भी कातलाना हमला किया गया, सारा कुछ किया गया, तो वो सोचेगा नहीं कि एक और शख्स भी है। और पाकिस्तान के साथ तो लोगों के मफादात बहुत हैं, हम तो जिसके साथ होंगे उसका गुजारा भी पेरी होगा ना, सारा होवे ना होवे उदा होएगा। तो ये लिहाजा ये जो इलेक्शन है ना, ये पाकिस्तान, भारत और इस एशिया के अंदर बहुत सी रियासतों में बहुत सा फ़र्क डालेंगे। लेकिन एक दुआ हमें करनी चाहिए या सर, बहुत ज़रूरी। जिस तरह आज पहला सरप्राइज़ मिला कि जो फड्डा हुआ इसराइल के अंदर, हुकूमत के अंदर ही, अल्लाह करे ट्रंप जो है, बाकी मामलात अपनी जगह, इस खूनी जंग को रोके, इस जुल्म और बर्बरियत को रोके, और जो लोग उनको जुल्म कर रहे हैं कम से कम उनकी सपोर्ट जो है वो अमेरिका से बंद हो। ये होना चाहिए। ये खित्ते के हर शख्स की आवाज़ है और इससे ही
आपको आने वाले वक्त में जो है ना वो पता चलेगा। अब ट्रंप का इम्तिहान भी है। आप ज़हन में रखिएगा, अब खित्ते में सिर्फ अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अब खित्ते में 4 से 5 सुपर पावर्स हैं। वो तो आज अगर सुपर पावर होता तो वो अपने बयान में ये कहते ही ना कि मैं अमेरिका को दोबारा अजीम बनाऊंगा। यानी इसका मतलब ये कि वो इस वक्त ग्रेट नहीं है। हाँ, मेरा नाल था। चले आपके नाम को मज़ीद तूल देंगे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जमीयत उलमा के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन जवाबात अपने तई सभी के पास मौजूद हैं। उसमें नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या किसी मुल्क का पड़ सकता है, और बिलखुसूस अमेरिका जैसे मुल्क में एक बड़े चेंजेस के बाद उसका इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया में आएगा। पॉलिसीज़ में शिफ्ट कितना होता है और इक़्तिदार में रहने वाले उसको किस नज़र से देखते हैं, और अगर उसका इम्पैक्ट आता है तो उस इम्पैक्ट को किस तरीके से टैकल किया जाता है। और बिलखुसूस पाकिस्तान के मारूजी हालात के ऊपर भी बात की जाएगी, और जो जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के मंजरनामे से। हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी तब्दीली जो इस वक्त अमेरिका में रूनमा हो चुकी है, आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी सियासत में बड़ा असर उसका पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, उनके एजेंडे में तो टॉप ऑफ द लिस्ट और बहुत सी चीज़ें होंगी, उन्हें अपने बहुत से मसाइल का सामना है। आपकी नज़र में हुकूमती रवाबित के तौर के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये, और कितना देरपा होता है, और कितने अरसे बाद पड़ता है? देखिए, एक तो अमेरिकी सदर जो है वो 4 साल के लिए मुंतखब होता है, और 4 साल में 5-4 महीने पहले शुरू के तो वो वैसे ही जो है ना वो टेक ओवर करते हुए और इस तरह के मामलात में जो है गुजर जाते हैं। वहाँ पे पॉलिसीज़ जो है वो रियासत की जो है वो मुस्तकिल होती है, वहाँ के सदर की जो है सदर के ताबे नहीं होती। थोड़ा बहुत फ़र्क यकीनन होता है, इंक्लिनेशन होती है सदूर की, अपनी भी होती है कोई किसी के साथ अगर दोस्ती के हवाले से, मगर बहुत ज़्यादा फ़र्क कोई कहे कि जौहरी फ़र्क पड़ जाएगा जो उनकी पॉलिसियों के अगेंस्ट होगा, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। वो रियासत की ज़रूरत के मुताबिक अमेरिकन जो है ना वो पॉलिसी बनाते हैं, और वो जो उनकी रियासत की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान अगर उनको जो है उस वक्त पाकिस्तान की चाहत होगी, ज़रूरत होगी, तो यकीनन जो ना पाकिस्तान उनकी आंखों का तारा होगा। जब ज़रूरत नहीं होगी तो फिर जो पाकिस्तान उनकी या पाकिस्तान की कोई शख्सियत उनकी आंखों का तारा नहीं रहेगी। तो मुल्कों के मफादात जो है ना, ये कोई लव अफेयर नहीं होता कि बस हो जाता है और जो है ना वो चलता रहता है। ये ज़रूरत के ताबे होता है, कोई दिल का मामला नहीं होता ये। कामरान मुर्तज़ा साहब, बेंच बन गया, आईनी बेंच बन गया। अब आप थोड़ा सा हमें, जो कि कानून के आप मास्टर भी हैं, सब कुछ जानते हैं, अब एक तो ये बता दें आईनी बेंच के बाद इख्तियारात और ताकत किसके पास ज़्यादा है? यहिया साहब के पास है जैसे सबके पास, या अमीनुद्दीन साहब के पास? और दूसरा साथ इसके एक ज़िमनी सा सवाल मेरा कि जो ये महसूस नशिस्तों का नज़रसानी केस है, ये आईनी बेंच में जाएगा या इसके लिए वही जिन्होंने फैसला किया था वही बेंच सुनेगा? देखिए, उसमें जहाँ तक आपने कहा कि इख्तियार किसके पास ज़्यादा है, तो इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, उसके किसी बेंच के पास। ये जिनको ये इस तरह की जहन में मामलात हैं कि वो इख्तियार जो है वो किसी मखसूस बेंच के पास होगा। हाँ, इख्तियार जब कोई केस उनके पास लगेगा तो उसको इधर वो डिसाइड करने का इख्तियार उनके पास होगा, मगर जो पिलर है रियासत का, वो रियासत का पिलर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या बाकी अदलिया मिल के बनती है। और ये इस तरह से नहीं किया जा सकता कि सारा इख्तियार जो है वो उधर चला गया। और जो आज एक मोहतरम जज के हवाले से, उनके इंतखाब के हवाले से या बाकी रिमेनिंग जजों के इंतखाब के हवाले से जो बातें हुई, वो उस बेंच के सिर्फ सीनियर जज हैं और बाकी लोग उस बेंच के जजेस हैं। अब ये बेंच बन गया। बेंच में जो है ना वो मुझे जो है ना वो अख्तर हुसैन साहब की, जो पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें उनकी कोई गुफ्तगू सुनाई गई किसी और प्रोग्राम में। तो वो जो
कॉन्सेप्ट था, जिस बात को अख्तर हुसैन साहब ने कहा, वो कॉन्सेप्ट ही सिरे से गलत है। उन्होंने कहा कि चूँकि पहले 3 नाम ऑलरेडी पार्लिमानी कमेटी ने कंसिडर कर लिए थे और उनमें एक को मुंतखब कर लिया था और बाकियों को जो है ना वो मुंतखब नहीं किया था और उनको जो है ना डिस्कार्ड कर दिया था, तो इसलिए वो 3 को छोड़ के आगे सीनियरिटी तय होनी थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर यही डिबेट हुआ है और डिबेट यहाँ से शुरू हुई है और उन्होंने इस असूल को फॉलो किया, तो ये असूल ही दुरुस्त नहीं है, सिरे से गलत है। जहाँ पे किसी कोई चीज़ माने होती है, जहाँ ममानियत होती है मज़हब में भी और कानून में भी, वहाँ जो है वो स्पेसिफिक होती है कि ये न किया जाए। जो जहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत भी जो है ना वो मेंशन ना हो इस हवाले से और कहीं पे उसको उसमें रोक ना लगाई हो, तो वो परमिजेबल हुआ करता है। वो फिर अपने से जो है ना वो उसके असूल इस तरह से तय नहीं किए जा सकते। तो ये एक बात तो ये गलत हुई है, जो क्योंकि वो अंदर के उस कमीशन के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने बाहर आके जो इस हवाले से गुफ्तगू की है, मैं उससे इत्तफाक नहीं कर रहा। दूसरा जो है वो 60 डेज़ वाला जो इन्होंने वो लगाई है, तो ये इसका मतलब ये है कि 60 डेज़ में हम इसमें मेजॉरिटी तो चलें राइटली रॉन्गली गवर्नमेंट के पास है, तो वो जो मेजॉरिटी और आप 60 डेज़ क्या कदगन लगा देते हैं 60 डेज़ में, तो फिर आप उनको मुसलसल एक अंडर प्रेशर रखेंगे उस बेंच को कि अगर आप एक मखसूस उसमें नहीं जाते तो फिर उसका मतलब ये हो सकता है कि वो बेंच बरकरार रहे न रहे, उसके में इजाफा हो जाए, उसमें कमी हो जाए। तो ये आप मुझे इस बात की भी 60 डेज़ वाली बात की भी समझ में नहीं आई है। वैसे तो दस्तूरी काम जो है वो सब करते हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट करती है दस्तूर का काम। अगर इसको पूरी सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिक्लेयर कर लिया जाता और उसमें ज़रूरत के वक्त जो है कोई जजेस अलहदा करके और उसको वो कर लिए जाते, तो ये ज़्यादा दुरुस्त होता, बेहतर होता और इंसाफ के और असूल के ज़्यादा नज़दीक होता। अब आपने एक केस के मुतालिक पूछा कि वो केस जो है वो कहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना जुरिस्प्रूडेंस ने फिर डेवलप होना है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से। रिव्यू नॉर्मली जो है ना वो उनके पास जाता है जिन्होंने फ़ैसला किया, असूल भी यही है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी यही कहते हैं। और वैसे भी जब कोई नज़रसानी करनी है तो प्रूडेंट माइंड यही कहता है कि अगर नज़रसानी का मतलब यही है कि वही शख्स बैठा हो, अगर वो ज़िंदा है या वो अपना अभी तक सर्विस में है, उस जुडिशल सर्विस में है, तो ये यहाँ पे ये जुरिस्प्रूडेंस डेवलप होना है कि आया वो वही बेंच सुनेगा या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ले जाया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ले जाया जाएगा तो वो फिर जो आज तक जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है वो जुरिस्प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा। तो बहुत से सवालों के जवाब ऐसे हैं कि जिसको अब देना होगा और वो बग़ैर किसी इस प्रेशर के कि जी 60 डेज़ जो है के अंदर जो है ना इनकी लाइफ है या 60 डेज़ से बियॉन्ड इनकी लाइफ है, हुकूमत जो है इस मामले को आज़ाद छोड़ दे, रहम कर ले जुडिशरी के ऊपर। सर एक चीज़ और समझाइएगा, जब ये आईनी बेंच की तश्कील हो गई, 7 जजेस उसके लिए मुख्तस कर दिए गए, अब केस टू केस उसके भी अलग से बेंचेस बनेंगे इन 7 में से, तो उसकी जो खुसूसी कमेटी बनाई गई जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, तो क्या ये उनका इस्तेहकाक है कि कौन से जजेस जो हैं वो कौन से केस सुनेंगे, या फिर उसका फैसला भी जुडिशल कमीशन करेगा? और अगर जुडिशल कमीशन ने करना है तो उस कमेटी की हैसियत क्या? देखिए, जुडिशल कमीशन अगर ये केसों का फैसला करेगा कि कौन सा केस जो है ना वो आपके पास लगना है, कौन सा मेरे पास लगना है, ए के पास, बी के पास, सी के पास, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उसी अपना जो सीनियर जज होंगे, सीनियर जज जो है वो बनाने की वजह यही थी कि जो सीनियर जज का मतलब है कि सीनियरिटी जो है ना उनकी एज वाइज सीनियरिटी उस बेंच के अंदर होगी, वो हेड करेंगे, या वो लेंथ ऑफ सर्विस के हवाले से या एज के हवाले से, जिस तरह से भी जो असूल पहले जो है वो आम सुप्रीम कोर्ट के केसों में जो फॉलो होता है, जो उनकी सर्विस होती है सुप्रीम कोर्ट में वो सीनियर होता है और उसके बाद जो है ना उनके साथ, तो वो सीनियर के साथ जो कमेटी है वो बैठ के फैसला करे कि किस केस के लिए कितने जजों की का बेंच जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन उसमें रिक्वायर्ड है।
तो वो मेरा ख्याल है वही तरीका जो है वो ठीक है। ये अगर हम जुडिशल कमीशन जो है ना वो उसमें जो है ना इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर सारा दिन यही धंधा होता रहेगा, फिर बाकी काम उनसे रह जाएगा। अच्छा सर, आपसे 26वीं आईनी तरमीम पर बेइंतहा मशावरत की गई और आपने बहुत सी चीज़ें दुरुस्त भी करवाईं। बहुत से मामलात ऐसे थे जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थे, आपने वो भी निकाले। लेकिन अचानक से जिस दिन तरामीम लाई गई, अब 2-3 तरामीम आई, उसमें आप लोगों से बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। तो आप क्या समझते हैं कि मजबूरी थी या फिर जल्दी थी? देखिए, ये तो जो 26th अमेंडमेंट तक तो हमने वोट किया है, ठीक है जी। उसमें 5 बातें हमने अपनी जो है ना वो मनवाई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और 2 इसके अलावा थी, मदरसों के हवाले से भी और एक वक्फ इमलाक के हवाले से भी। ये आप कह लें कि 7 बातें, और बाकी जो है ना उस पर हमने वोट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को जो है ना हमने बेंच की सूरत वो करवाई, और बहुत सारी काबिल एतराज़ बातें, जिसमें आर्टिकल 8 वाली बात थी, 17 वाली बात थी, 51 वाली थी, 106 वाली थी, 63 वाली थी, 200 वाली थी, 199 में जो हाई कोर्ट के इख्तियारात कम करने थे, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से जो उसके इख्तियारात कम करने के चक्कर में थे, सारा कुछ हमने ख़त्म करवाया। अब जितना कुछ रह गया है, पहली बात तो ये कि ये तारीख़ का हिस्सा है कि ये इसके बावजूद भी कोई हमने दुरुस्त समत में आगे बढ़े हैं या गलत समत में आगे बढ़े हैं, इस हवाले से जो है ना वो बात होती रहेगी। कोई गलती हुई होगी तो हम अपनी गलती तस्लीम करेंगे, अगर कोई अच्छा काम हुआ होगा तो फिर साथ ही जो है उसको अच्छाई की तरफ ले जाए। मगर ये जहन में रखें कि हमारे 5 मेंबर थे सेनेट में और 8 मेंबर थे नेशनल असम्बली में, और इस स्ट्रेंथ के साथ साथ जो कुछ ठीक करवा सकते थे वो पार्लिमानी सिस्टम में वो ये हमने करवाया। अब उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये आम कवानीन में अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें ना हुकूमत को हमारी ज़रूरत थी, ना उन्होंने हमसे मुशावरत की, और उन्होंने वो काम जो है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, वो उसको इनडायरेक्टली करने की कोशिश की। वो उसके हवाले से भी लिटिगेशन शुरू हो जाएंगी अभी आने वाले दिनों में। तो वो गलत किया, दुरुस्त नहीं किया, और जो कुछ बेहतर अंदाज में भी हो सकता था वो भी बेहतर अंदाज में नहीं किया, भूंडे अंदाज में किया। उसमें हुकूमत जो है वो शायद कौम के लिए जवाबदेह होगी। अगर हम कहीं पे जवाबदेह होंगे तो वो 26th अमेंडमेंट में जो है ना वो अच्छे या बुरे काम से सवाल किया जा सकता है, मगर इसमें जो है ना इसमें हमने अपोज किया है, और ना हमसे कोई मुशावरत हुई है, ना हम हुकूमत का हिस्सा है। हम उसी तरह से अपोजिशन में हैं, अपोजिशन करते रहे, उन कवानीन की भी अमेंडमेंट्स को हमने अपोज भी किया। अच्छा सर, मैं एक मामले के ऊपर मखमसे की कैफियत में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले जो मखसूस कमेटी बनाई गई उसमें 2 जजेस बैठ के उसके मिनट्स जारी करते हैं, यानी मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फुल कोर्ट बनाया जाए 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अच्छा, वो नहीं बुलाया जाता, उस दिन कमेटी तब्दील हो जाती है। पहली बात तो ये कि पिछली कमेटी का दिया गया जो फैसला है वो क्या काबिल अमल होगा, और अगर नहीं होता, फ़र्ज़ कर लें मुस्तकबिल करीब में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ये फैसला कर लेते हैं कि फुल कोर्ट में बैठ के ये बात हो सकती है, तो क्या ये जो अब आईनी बेंच को तश्कील दिया गया है तो वो केस फुल कोर्ट में सुना जाएगा या वो भी आईनी बेंच में मुंतकिल होगा? यहाँ पे भी सवाल ऐसा आएगा, मुर्गी और अंडे वाला, क्योंकि एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को जन्म दिया है। तो जब आया जो है ना कोई जो बेंच है जो इस अमेंडमेंट का बेनिफिशरी है, उसके नतीजे में वजूद में आया, क्या वो अपने को वजूद में लाने वाली चीज़ को उसके हवाले से कोई बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये एक सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने होना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है बज़ाते खुद एक दस्तूरी अदालत है, वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर सकती। और वैसे भी एंट्री 55 में जो 4th शेड्यूल की थी, जो उसमें अटेम्प्ट की थी गवर्नमेंट ने उसको डिलीट करने की,
वो फेल हो चुकी है, वो JUI ने उसको फेल किया है, फेल करवाया है। वो अब एंट्री जो है ना वो डिलीट नहीं हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार जो है वो कम नहीं किया जा सकता। 4 शेड्यूल की एंट्री 55 देखिएगा। अच्छा सर, क्या तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मिलकर कोई तहरीक चलाने जा रही है, या कभी हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में मुतवक्को है ये कि मिलकर तहरीक चलाएं? मुझे एक बात पे जो है ना, जब ये सवाल पूछा जाता है तो मुझे थोड़ी सी जो है ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मैं एक मंज़र को जो है ना अपने जहन में लाता हूँ उस वक्त कि अगर ऐसा हो, एक मफरूज़ा है ना आप ये, तो ये मफरूज़े में क्या ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और मौलवी साहबान एक जगह पे तहरीक चला रहे हो? आप इस मफरूज़े को जहन में लाइए। अच्छा ये नहीं, हम इसे नामुमकिनात में देखें? नहीं, मतलब किसी असूली बात पे हो सकता है। देखिए हमारा जो है ना असल में JUI से आप हमें बुरा कहें, आप हमें अच्छा कहें, वो आपको हक है हासिल। आप हमारे नज़रियात से इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, वो आपका हक है। मगर हमारा अपना एक माइंड सेट है। मैं अपने जहन में जब ये लाता हूँ कि तहरीक फ़र्ज़ करें कि दोनों इकट्ठे चला रहे हैं और एक तरफ से जो है ना वो जो PTI की मेरे लिए मोहतरम है, मेरे लिए बहनों जैसी हैं, बच्चों जैसी हैं, मैं उनका पूरा एहतराम करता हूँ और एहतराम को रख के जो है ना स्टिल जो है ना, क्योंकि हमारा माइंड सेट है, हमें आप कह लें कि हम जो है ना कंजर्वेटिव। लेकिन सर कंजर्वेटिव तो हमने वहाँ पे उसका खात्मा तो वहाँ पे ही देख लिया था कि जब मरियम नवाज साहिबा के साथ मौलाना ने स्टेज शेयर किया था, वो भी उनकी बेटियों जैसी हैं, तो वो भी तो तहरीक सर चली थी ना? नहीं बिल्कुल, वो नहीं वो बेटियों जैसी है। मरियम बिल्कुल मौलाना की बेटियों जैसी है या मेरे लिए बहनों जैसी है, इसमें कोई शक नहीं है। और एहतराम भी हम उसको पूरा एहतराम और प्रोटोकॉल भी देते हैं उसी तरह से जैसे बच्चियों और बहनों को दिया जाता है, उसी तरह से। मगर यहाँ पे जो है ना तहरीक चलाने के हवाले से जिसमें मीलों सफ़र करना होता है, जिसमें इकट्ठे चलना होता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सर इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिफाई तजियाकार हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमा साहिबा, अगर बिलखुसूस बात इस वक्त करूँ इंटरनल अफेयर्स की, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है ये मेल डोमिनेंट एक कंट्री बन चुका है कि जिसमें वो किसी खातून को मंजूर करने को राजी नहीं? देखिए, कुल्ली तौर पे ऐसा नहीं है। हाँ, शायद व्हाइट हाउस में किसी खातून को देखने के लिए अमेरिका तैयार नहीं हुआ, लेकिन कई जगह से खवातीन सेनेट में इलेक्ट हुई हैं, ब्लैक सेनेटर्स भी। 2 तो मुझे पता है बिल्कुल कि बहुत इम्पोर्टेंट 2 ब्लैक सेनेटर्स जो हैं वो टेक्सास से आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि खवातीन वहाँ सियासत में नहीं है, लेकिन खवातीन को बिलखुसूस एक कलर्ड खातून को व्हाइट हाउस में देखना शायद अमेरिका उसके लिए भी तैयार नहीं था। और फिर बुश ने उसको फिक्सी कुछ इसी तौर किया। तो ट्रम्प की फेवरेट लाइन थी टर्न अमेरिका वाइट अगेन, यानी जो सफेद खामों की सुपरमेसी है इसको वो इंडोर्स करना चाहते थे और वहाँ उनको रिस्पॉन्स मिली। और देखिए, हमें बहुत अच्छे से लग रहा था कि ये सूरत हाल बन रही है ग्राउंड रियलिटी ट्रम्प को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि जैसे आपने भी फरमाया कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट थी और इसी वजह से वो मीडिया की भी डार्लिंग थी, तो एक फसाना था कि वो शायद बहुत आगे निकल गई हैं और कैंपेन भी उन्होंने बहुत अच्छी चलाई थी अपनी, इस बात में कोई भाव नहीं है। हालांकि वो जो पैराशूटर वो बाद में प्रेसिडेंशियल रेस का हिस्सा बनी, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड पैसा उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जमा किया। अमेरिका ने कुछ चीज़ों के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह वोट दिया है, उसने वाइट सुपरमेसी को वोट दिया है, उसने जैसे कि आपने अभी कहा कि थोड़ा सा रेडिकल, थोड़ा सा राइट अमेरिका के लिए वोट आया है। उन्होंने विमेन राइट्स या रिप्रोडक्टिव राइट्स को, जो उनका बहुत बड़ा पेश था, और बहुत सारे फेमिनिस्ट उनके साथ जुड़ रहे थे। बल्कि ऐसा भी कहा जा रहा था कि रिपब्लिकन घराने जो हैं, जो अमूमी तौर पे रिपब्लिकन को जो घराने वोट करते हैं, वो भी कमाला हारिस के साथ जुड़ रहे हैं। सेलिब्रिटी सपोर्ट थी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रम्पिज्म जिसको हम कहते हैं ना, जो अनलीश किया था ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ने,
जिसमें एक पोलराइज्ड अमेरिका शामिल है। तो आज पोलराइज्ड अमेरिका ने जो ज्यादा उसका हिस्सा है उसमें ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस में लाए, और रिपब्लिकन सोच समझकर उन्हें एज अ कैंडिडेट लाए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वाहिद कैंडिडेट है जो उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकता है। हालांकि आपको इल्म है 78 ईयर्स उनकी उम्र है, तो ही इज इवन ओल्डर देन बाइडेन। ठीक, बहुत शुक्रिया हुमा बुकाई साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।